नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई उनकी एक कविता जूही की कली का रसास्वादन और व्याख्या करेंगे। जूही की कली ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की खड़ी बोली की पहली कविता इसे कह सकते हैं। और इस कविता में कवि ने जूही की कली और पवन के माध्यम से नायक और नायिका के प्रणय भाव और उनकी श्रृंगारिक चेष्टाओं का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी। जूही की कली दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। कवि कह रहा है कि यह जो वातावरण था वसंत ऋतु की रात्रि का मादक वातावरण है। निर्जन एकांत और सुने वन के किसी कोने में ये जो जूही की कली है, जिसकी पंखुड़ियां अमल कोमल तनु तरणि, जिसकी को पंखुड़ियां स्वच्छ सुंदर और कोमल है, वह सोई हुई थी। उसके नेत्र बंद थे, शरीर उसका शिथिल है और उसकी इस लेटी हुई मुद्रा को देखकर ऐसा लगता था कि वह निश्चिंतता में आंखें बंद किए हुए सो रही है। आगे कवि कह रहा है, विरह विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। कवि कह रहा है, जूही की कली के माध्यम से कवि जिस नायिका का चित्रण कर रहा है वह नायिका मुग्धा नायिका है। मुग्धा नायिका जिसका जो प्रियतम है वह उसके सानिध्य में नहीं है। मुग्धा नायिका जिसका अंग अंग कोमल है, यौवन की छवि से दीप्त है, वह सैया पर लेटी हुई है। वह तन्विंगी है अर्थात कोमलांगी है, स्थूल काय नहीं है। सैया पर लेटी हुई नायिका की पलकें बंद हैं, उसका शरीर अलसाया हुआ है, वह अपने प्रिय की स्मृति में खोई हुई है। विरह विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। जूही की कली का प्रियतम शीतल मंद सुगंधित पवन था, वह विदेश चला गया था। अतः वह इस समय प्रोषित पति का नायिका के समान वीर व्यथा में डूबी हुई उदास थी। प्रोषित पति का नायिका जिसका जो प्रियतम है वह उसे छोड़कर विदेश में रहता है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय घात। कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि विदेश गए हुए पवन को उस मादक वासंती रात्रि के मादक वातावरण में अपने से बिछड़ी हुई अपनी जो नायिका है प्रेयसी जूही की कली की याद सताने लगती है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता के कंपित कमनीय घात। जब अपनी प्रेमिका के पास था तो दोनों किस प्रकार से प्रणय में डूबे हुए थे, किस प्रकार से प्रणय की विभिन्न लीलाएं करके आत्मविभोर रहा करते थे। और उसे विशेष रूप से चांदनी रातों की याद आई, जब चारू चंद्र की चंचल मोती और आभा वाली चांदनी भूतल पर बिछकर वन प्रदेश को मोहक और रमणीय बनाती थी। वह चांदनी रात उस नायक को अर्थात उस पवन को बार बार याद आ रही है। आगे कवि कह रहा है, फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं। कवि कह रहा है कि फिर क्या, जब उसे नायक को अपने समय में किए गए प्रणय का स्मरण होता है, याद आता है, जब अनुभव करता है अपने अतीत के नायिका के साथ के प्रेम को, तो उसके मन में बार बार वही दृश्य उभर कर आते हैं और उन कल्पना में उन दृश्यों को देख, उन
स्मृतियों से उद्दीप्त हो पवन अपनी प्रेमिका से, अपनी नायिका से मिलने के लिए आतुर हो उठता है और वह सरोवर, नदियों, सघन बीहड़ जंगलों, उपवन, सरसरेत, गहनगिरी कानन, कुंज लताओं को पार करता हुआ वह वहां जा पहुंचता है जहां पर उसकी प्रेमिका एकांत में सुनसान वन में अलसाई हुई सी लेटी हुई है। प्रेयसी के निकट पहुंचकर वह प्रेमी पवन उसे मन भरकर प्यार करता है। वह उसके पास पहुंचकर प्राचीन स्मृतियों को स्मरण करके नायिका के समक्ष, वह उस जूही की कली के समक्ष उपस्थित होकर उसे पुनः वही पढ़ने उसे अनुभव कराता है। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया है और पवन और कली के प्रेम व्यापार को नायक और नायिका की प्रेमालाप के समान ही कवि ने सुंदर रूप से चित्रित किया है। सोती थी जाने कहो कैसे, प्रिय आगमन वह, नायक के चूमे कपोल, डोल उठी वलरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। प्रिय पवन के विदेश चले जाने के बाद जूही की कली, जो इस समय पत्तों की सैया पर लेटी थी और उसे अपने प्रिय के आने की कोई सूचना नहीं थी, अतः वह तो न जागी और न ही उसने प्रिय के आगमन की कोई तैयारी की। जिस प्रकार से वास्तविक सज्जा जो नायिका होती है, जब उसे अपने प्रिय के आने का आभास मिलता है तो वह उसके लिए स्वागत के लिए तैयार होती है, तो इस नायिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अतः जब उसका प्रियतम पवन आया तो वह नींद की खुमारी में सोई हुई थी। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन हुआ, और आते ही पवन ने चुपचाप उसके कपोलों को धीरे से स्पर्श किया। इस स्पर्श से जो जूही की कली की जो लता थी वह रोमांचित हो उठी, सिहर उठी। उस रोमांच और पुलक के कारण उसने अंगड़ाई ली और उसका शरीर झूले की तरह हिल उठा। प्रिय का आगमन जानकर भी, उल्लसित होकर भी वह कदाचित मान करने के लिए चुपचाप सोने का बहाना करती रही। उसने आलस्य तथा इस बात के लिए क्षमा यातना नहीं की कि उसने अपने प्रिय का स्वागत अभिवंदन नहीं किया, बल्कि उसने तो इस प्रकार से उपेक्षित व्यवहारी नायक के साथ किया। निद्रा अलस वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, कीवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल। कवि कह रहे हैं, निराला जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से उसने उठकर नायक का अभिवादन नहीं किया, आंखें मूंद के पड़ी रही और उसने इस अपने इस कृत्य के लिए किसी भी प्रकार की क्षमा याचना भी नहीं की। नींद की खुमारी के कारण अपनी पलकें बंद किए पड़ी रही, अथवा वह अपने यौवन की मदिरा का पान किए हुए नशे में डूबी हुई थी, और या फिर वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी जिसे नायक को लगे कि नायिका उससे रुष्ट है और वह उसे मनाने का प्रयत्न करे, वह उसे मनाए, और वह इस प्रकार से नायक से यह अभिलाषा कर रही है। परंतु नायक उसको मनाने की अपेक्षा निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। नायक ने कुछ तो उसकी रुखाई और उदासीनता से वह झुंझला गया और उसका पवन ने अपने तेज झोंकों से उस सुंदर सुकुमार देह को पूर्ण रूप से झकझोर डाला, उसके गोरे गोल कपोल मसल दिए। पवन के इस निष्ठुर पर प्रेम भरे आचरण से मान करके रुष्ट होकर जो नायिका लेटी हुई थी, वह ऐसी भाव भंगिमा धारण की जैसे उसे एकाएक सोते से जगा दिया हो। चौंक पड़ी युवती चकित चितवन ने चारों ओर फेर, उसे एकाएक सोते से जगा दिया हो ऐसे वह उठकर बैठ गई और प्रिय के आगमन ने उसे चौंका दिया। इस दृष्टि से वह अपने नायक को देखने लगी। चारों तरफ उसने देखा, अपनी सेज के पास जहाँ वह सोई हुई थी, जिस कोने में जिस लताओं की सैया पर वह सोई हुई थी, जहाँ उसने अपने प्रियतम को देखा, वह अपने नेत्रों को नम्र मुखी अपना मुख नीचे झुका लिया। वह मुस्कुराती है और अंत में अपने हृदय के हर्षातिरेक को प्रकट करती हुई प्रिय से लिपट जाती है। यहाँ पर भी कली के आचरण और उसकी भंगिमा में बहाना मात्र है,
निठुराई, देह चकचोड़ना, गोरे कपोल मसोलना, चकित चितवन से देखना, नम्र मुख होकर हंसना आदि शब्दों का प्रयोग स्पष्ट बताता है कि कवि जिस प्रेम युगल के मिलन और प्रणय लीला का चित्रण करना कवि का उद्देश्य है। कवि ने यहाँ पर नायक और नायिका का आरोपण करके पवन और वल्लरी की बेल का जो जूही की कली का जो सुंदर प्रणय निवेदन किया है वह छायावाद के मानवीकरण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस स्थूल अर्थ के साथ साथ जूही की कली इस कविता में सूक्ष्म दृष्टि से कुछ आलोचकों ने इसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विषय वस्तु को ढूंढने का प्रयास भी किया है। यहाँ जूही की कली उन नवयुवकों का परिचायक है जो अलसाए हुए हैं, जिसमें ऊर्जापूर्ण हैं, लेकिन वह उनका जो जोश है, उनका जो उत्साह है वह पवन के समान उनसे दूर चला गया है। लेकिन जब पवन पुनः लौटता है तो वह उन्हें स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो चेतना है वह कुछ उन्हें उन युवकों को उन आलस्य में घिरे हुए जो व्यक्ति हैं, जो युवक हैं, उनकी भावनाओं को झकझोरता है। लेकिन फिर भी उस झकझोरने के बाद भी वह युवक उठते नहीं है, अलसाए हुए से सोए रहते हैं। तब पवन अधिक तीव्रता के साथ उन्हें झकझोर डालता है पूरा प्रयास करके, और इस प्रकार से उस युवकों के उठने की बात भी सूक्ष्म रूप से कुछ आलोचकों ने ढूंढी है। सुहाग भरी का तात्पर्य मानव करुणा और कांति के आह्वान के सहयोग की बात भी आलोचकों ने कही है, क्योंकि व्यापक करुणा के बिना क्रांतिकारी उच्छृंखल और आतंक का पर्याय बन जाता है। इसलिए यहाँ पर इन कोमल भावों के साथ क्रांति की बात, स्वतंत्रता की बात, स्वयं के अधिकार के लिए जो लड़ने की बात है वह कवि ने यहाँ पर सांकेतिक रूप से रखी है। यहाँ पर अगर हम इंद्रिय बिंब की बात की दृष्टि से देखें तो प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग किया है, परंतु यह प्रकृति का उद्दीपन रूप रीतिकालीन जो उद्दीपन रूप है उससे बिल्कुल अलग है। रीतिकाल की जो स्थूलता है, उसमें जो अश्लीलता है, उस अश्लीलता के अपेक्षा यहाँ पर सुंदरता के साथ कवि ने प्रकृति का उद्दीपन रूप वर्णित किया है। भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता है। छंद की दृष्टि से मुक्त छंद कवि ने प्रयोग लिए हैं। विराम चिन्ह, कोष्ठक, हरफन इत्यादि के प्रयोग के द्वारा जो आर्ट ऑफ रीडिंग है उसका पूर्ण रूप से परिपाक इस कविता में हम देख सकते हैं। कल्पना का पूर्ण समायोजन किया गया है। प्रकृति प्रेम, प्रकृति के साहचर्य की अनुभूति इस कविता में सहज रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता जूही की कली का आज रसास्वादन किया। आगे की कक्षा में हम निराला जी की एक अन्य कविता का वाचन करेंगे। धन्यवाद।